नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि के भाग 2 पर। पिछले सत्र में हमने अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि के भाग 1 पर बात की थी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके दूसरे अंश पर बात करेंगे और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा भी था कि इसे हमने 4 सत्रों में विभाजित किया है। आज इस दूसरे सत्र पर हम चर्चा करेंगे। तो अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि पर आगे बात करते हुए मैं कोशिश करूँगी कि हम अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न हिस्सों पर बात करें और कोशिश करें कि आप इस विषय से आप पूरी तरह से अवगत हों और इसे समझ सकें। तो अनुवाद की प्रक्रिया प्रविधि के भाग 2 में आज हम विभिन्न प्रारूपों की बात करेंगे, जिसमें हम आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि आप इस स्लाइड पर देखेंगे कि किस तरह हमने इसको विभाजित किया हो और किस तरह हमने पिछले हिस्से में इसकी चर्चा की थी। अनुवाद प्रक्रिया विभिन्न प्रारूप, जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप, न्यूमार्क द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप और बाथगेट द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप। तो ये 3 प्रारूप हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे इस सत्र में और हम देखेंगे कि किस तरह ये विभिन्न प्रारूप अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवाद की प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और इन विभिन्न अनुवाद चिंतकों का इसमें क्या योगदान है। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप, न्यूमार्क द्वारा और बाथगेट द्वारा। और इस चर्चा के अंतर्गत हम देखेंगे कि पिछले हमने, जैसे मैंने बताया कि इसे हमने 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पिछले मॉड्यूल में हमने अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक पर चर्चा की थी। इस मॉड्यूल में हम इन 3 प्रारूपों पर, नायडा, न्यूमार्क और बाथगेट के अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं और वो असमानता के बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप। नायडा ने अनुवाद की प्रक्रिया को 3 खंडों में या 3 भागों में विभाजित करके देखा है। नायडा का जो मुख्य चिंतन है अनुवाद प्रक्रिया को लेकर, वो बेसिकली वो बाइबल के अनुवाद को लेकर और बाइबल के अनुवाद से संबंधित उनका जो पूरा अनुवाद चिंतन है वो उसी आधार पर अनुवाद की प्रक्रिया को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें ये भी है कि अनुवाद को नायडा एक विज्ञान की तरह देखते हैं। नायडा ने अनुवाद की जो व्याख्या की है उसके हिसाब से वे नायडा अनुवाद को एक विज्ञान की कैटेगरी में रख के देखते हैं और मानते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत जब 2 भाषाओं के बीच में जब एक क्रिया होती है, अंतरण क्रिया होती है, तब वो जो पूरी क्रिया है अंतरण की, वो एक पूरी तरह से वैज्ञानिक क्रिया है जिसके अंतर्गत उसके कुछ सोपान हैं जिसके माध्यम से वह अनुवाद होता है। और वो कोडीकरण की बात करते हैं, जिसे हम कोडिफिकेशन कहते हैं, मतलब मूल भाषा के कोड से को पहले डिकोड करना और डिकोड करके उसे नई भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में रीकोड करना या पुनर्कोडीकरण करना। तो जिसकी चर्चा मैंने पहले सत्र में भी की थी, उसी आधार पर से अगर आगे विस्तार से देखें तो नायडा ने 3 स्तर बताए हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। तो विश्लेषण के अंतर्गत नायडा जब चर्चा करते हैं तो इस विश्लेषण के अंतर्गत वो 2 आयामों की बात करते हैं, भाषागत आयाम और पाठ का संकल्पनागत आयाम। यानी जब अनुवादक या अनुवादिका किसी पाठ को देखते हैं, सबसे पहले एक पाठ अध्ययन, जो कि एक तरह से उन्होंने इसका इंटीग्रल हिस्सा ही मान लिया है, जिस पर वो अलग से कोई चर्चा नहीं करते हैं, पर पाठ का अध्ययन करके, पाठ को इस कदर समझ के कि वह पाठ किस प्रकार का है, किस विधा का है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बाद जब उसके विश्लेषण का जो स्तर है, नायडा उसकी चर्चा करते हैं अनुवाद प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले। और विश्लेषण के अंतर्गत भाषाई विश्लेषण, संकल्पनात्मक विश्लेषण, भाषा के विभिन्न स्तरों पर जो विश्लेषण है, व्याकरणिक स्तर पर, वर्तनी के स्तर पर, प्रयुक्ति के स्तर पर, या जिस भी तरीके से वाक्य संरचना के स्तर पर, तो ध्वनि के स्तर पर, तो उस आधार पर पहले उस भाषा का विश्लेषण करके सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि उन क्षेत्रों को या उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें रेखांकित किया जाए, जहां पर एक अनुवादिका या अनुवादक को अनुवाद के दौरान समस्या का अंदाज़ा होता है या पता चलता है कि कहाँ अनुवाद करते समय उन्हें किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा को या पाठ को दोनों आधारों पर, संकल्पनात्मक आधार पर भी और भाषाई आधार पर भी विश्लेषित करके देखा जाता है, बारीकी से देखा जाता है और इस पर उसे इस कदर देखा जाता है कि अनुवादिका या अनुवादक ये समझ पाएँ कि अपनी अनुवाद की प्रक्रिया के अंदर उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है और किस तरीके से वे अंतरण करेंगे। और उसी के बाद जो उसके साथ क्रमबद्ध रूप में देखेंगे तो अंतरण की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत ट्रांसलेशन होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच में भाषांतरण जिसे हम कहते हैं, ट्रांसलेशन होता है। उस अंतरण के अंतर्गत जब
विश्लेषण के बाद जब किसी पाठ का विश्लेषण कर लिया जाता है दोनों ही स्तरों पर, उन दोनों स्तरों पर विश्लेषण के बाद पाठ को एक भाषा के प्रतीकों को दूसरी भाषा के प्रतीकों के माध्यम से अंतरित किया जाता है। और उस अंतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जिस भी तरह की समस्याएं आई हैं उनके लिए, जैसे कि नायडा सुझाते हैं, वो जैसे अपने अनुवाद के प्रकारों में जब वे जिक्र करते हैं तो फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस की बात करते हैं। यानी कि जब किसी पाठ का अनुवाद किया जाता है या जब कोई पाठ किसी अनुवादिका या अनुवादक के सामने एक चुनौती के रूप में होता है, तो उस पाठ के अनुवाद को लेकर क्या क्या पद्धतियाँ या क्या क्या स्ट्रैटेजीज या कौन सी एक तरह से कहा जाए कि प्रविधि सुनिश्चित की जाए या कौन सी प्रविधि लगाई जाए जिससे स्पष्ट हो सके कि बेहतर अनुवाद हो पाएगा। तो उस दृष्टि से वे डायनेमिक इक्विवेलेंस और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं। और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस का जिक्र वे खासतौर पर जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य है उस संदर्भ में देखते हैं। और जो डायनेमिक इक्विवेलेंस है, जिसे कि हम कह सकते हैं निकटतम समतुल्य के संदर्भ में जब उसकी चर्चा करते हैं, तो वो उस डायनेमिक इक्विवेलेंस यानी निकटतम समतुल्य में कोशिश करते हैं कि जब दो सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का पाठ हो और हमें एक भाषा से उस पाठ को दूसरी भाषा या दूसरे समाज या संस्कृति में आरोपित करना है, उसे वहाँ स्थापित करना है, तब ऐसी स्थिति में अनुवादिका या अनुवादक को उस दूसरी भाषा के अंतर्गत ऐसे समतुल्यों को, निकटतम समतुल्यों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में आरोपित कर सकें, ताकि अनुवाद यथासंभव अनुवाद हो पाए। तो इस संदर्भ में भी विश्लेषण के अंतर्गत अनुवाद की जो उनकी अपनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वो इसे अनुवाद प्रक्रिया को इस तरीके से देखते हैं। और जब अंतरण की बात, जैसे मैंने कहा कि नायडा ने जो दो प्रकार भी अनुवाद के बताए हैं, वो उसी संदर्भ में अंतरण के संदर्भ में अनुवाद में इन दो प्रकारों का जिक्र करते हैं और किस तरीके से अनुवाद किया जाता है उस पर इसे अप्लाई करके देखते हैं। और जो तीसरा चरण है जिसे पुनर्गठन कहा जाता है, वह है जिसके अंतर्गत पाठ को अनुवाद के बाद यानी भाषांतरण के बाद उसे पुनः देखा जाता है और इस नज़र से देखा जाता है कि वह पाठ लक्ष्य भाषी पाठक और पाठक वर्ग या समाज के लिए क्या उतना ही संप्रेषणीय हो पाया जितना कि वह मूल में था। तो जब हम इन तीन चरणों की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने अपने पहले सत्र में भी जिक्र किया था कि प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत के अंतर्गत जब हम जिक्र कर रहे थे कृष्ण कुमार गोस्वामी और रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव द्वारा सुझाए गए अनुवाद के सिद्धांत पर जब हम जिक्र कर रहे थे, तो मैंने इसकी चर्चा की थी कि अनुवादक की जो भूमिका है वह बदलती है प्रक्रिया के अंतर्गत। जब वे किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो उनकी भूमिका पूर्णतः एक पाठक की भूमिका होती है। जब वे उसका अंतरण कर रहे होते हैं, अंतरण करते समय वो एक द्विभाषिक होते हैं, और जब वे उसका पुनर्गठन कर रहे होते हैं यानी कि इस पाठ को लक्ष्य भाषी समाज के लिए एक कह सकते हैं कि एक मानक पाठ का आकार दे रहे होते हैं, तब वे मूलतः एक रचयिता की भूमिका में होते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें केवल अंतरण मात्र कर देना या ट्रांसलेट करके रख देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि वे लक्ष्य भाषी पाठ को भी उतना ही प्रभावित करें जितना मूल भाषी पाठक ने या समाज ने उसका आनंद लिया होगा। तो इस दृष्टि से जो नायडा के अनुवाद प्रक्रिया है वे महत्वपूर्ण तीन चरणों में समेटी गई है, जिसके अंतर्गत विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन का जिक्र वे करते हैं। नायडा जो भाषाई स्तर पर जब वे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल इक्विवेलेंस, फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस और डायनेमिक इक्विवेलेंस, उसी पर अगर हम बात को अगर विस्तार दें तो नायडा मूलतः भाषा के दो स्तरों की चर्चा करते हैं। यानी कि उनका मानना है कि जो हमारी भाषिक संरचना है उसकी दो सतहें होती हैं, उसकी दो लेयर्स होती हैं। एक जिसे वे अभ्यंतर संरचना यानी डीप स्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरा बाह्य संरचना जिसे सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। सस्यूर जो एक भाषाविद हैं, उनका भी मानना है कि भाषा के दो स्तर होते हैं, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। और डीप स्ट्रक्चर और नायडा के चिंतन पर सस्यूर का प्रभाव भी दिखता है। तो किस तरीके से डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर जो भाषा के दो स्तर हैं वो किस तरह से काम करते हैं कि अगर आप देखें तो अभ्यंतर संरचना के स्तर पर मूल पाठ का संदेश स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के लिए समान रूप होता है। यानी कि मूल पाठ में जो संदेश है, जो उसका प्रतीक सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें, जब हम प्रतीक सिद्धांत पर बात कर रहे थे, तो जो संकेतित वस्तु है या जो संकेतार्थ है वह समान रहता है, लेकिन जो संकेतन प्रतीक है वह बदलता रहता है भाषा के अनुसार। तो जो संकेतार्थ है या जो संकेतित वस्तु है, या खासतौर पर हम संकेतार्थ के संदर्भ में अगर समझें तो वो हमारी भाषा की अभ्यंतर संरचना यानी डीप स्ट्रक्चर की ओर संकेत करता है, क्योंकि
कोई भी वस्तु, कोई भी अवधारणा जैसी एक भाषा में है, उसी की संकल्पना उसी आधार पर हम दूसरे भाषाभाषी समाज में भी कर सकते हैं। लेकिन उसे अभिव्यक्त करने के लिए, उसे पुनर्प्रस्तुत करने के लिए, उसे एक नई भाषा में रिप्रोड्यूस करने के लिए या उसे स्थापित करने के लिए उसके लिए अलग भाषिक प्रतीकों की ज़रूरत होती है। जैसे अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करते समय अंग्रेज़ी के भाषा प्रतीकों की जगह पर हिंदी के भाषा प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, शब्द प्रतीकों का इस्तेमाल होता है और उस तरीके से उसे दूसरी भाषा में स्थानांतरित किया जाता है। तो जो हमारा डीप स्ट्रक्चर है भाषा का और जो सरफेस स्ट्रक्चर है, ये इस आधार पर आपस में अंतर्गुम्फित भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं कि जो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो वह स्तर है जिसे हम भाषा का बाह्य रूप, यानी कि जो भाषा, व्याकरण, शब्द या भाषिक संरचना, इस आधार पर हम उसकी लिपि और इस आधार पर हम भाषा को देखते हैं। लेकिन उसका जो डीप स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर है या वह संरचना है भाषा की, जो उस समाज की निर्मिति के साथ, उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की निर्मिति के साथ आकार पाती है। तो एक अनुवादिका या अनुवादक को जब किसी पाठ का अनुवाद करना होता है, जब वे किसी पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं, तो उस अनुवाद प्रक्रिया के दौरान उन्हें भाषा की इन दोनों ही सतहों को न केवल बेहतर समझना होता है, अपितु उसे उसी तरीके से संप्रेषित भी करना होता है कि केवल शाब्दिक अनुवाद ना हो जाए। जैसे हम अंतरण की प्रक्रिया में जब हम जिक्र करते हैं, तो अंतरण की प्रक्रिया में कई बार जो अनुवाद है, हम एक भाषा के प्रतीकों से दूसरी भाषा के प्रतीकों को स्थानांतरित करते हैं और उसे प्लेस कर देते हैं। लेकिन जब हम पुनर्गठन की प्रक्रिया में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि जिन प्रतीकों को या जिन शब्दों को या जिन पर्यायों को हमने मूल भाषा के बरक्स रखा है लक्ष्य भाषा में, क्या वह उस पाठ के अनुसार हैं, क्या वह पाठ में रखकर केवल अनुवाद मात्र तो नहीं रह गए हैं, क्या वे पूरी तरह संप्रेषणीय हैं, क्या वे कंप्लीट टेक्स्ट, कंप्लीट पाठ का पुनर्निर्माण कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस स्तर पर हम देखते हैं कि जो भाषा की जो संरचना है, जिसकी दो स्तरों की हम बात करते हैं, उसकी डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। तो डीप स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर है भाषा का, यह संरचना है जो हमारे समाज की निर्मिति के साथ भाषा के भीतर जन्म लेती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी भाषा अपने समाज या अपनी संस्कृति या अपनी परंपरा या अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवेश से अलग नहीं हो सकती, वह उसके बीच में ही बुनी होती है। इसीलिए माना जाता है कि सभ्यता, संस्कृति और भाषा का जो संबंध है वो अन्योन्याश्रय, यानी जिसे एक कहा जाए कि आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ है, उसे आप एक से काट कर नहीं देख सकते। तो इस स्तर पर हम देखते हैं कि जो भाषा का जो डीप स्ट्रक्चर है वो उसके बीच में काम करता है और उसकी भाषिक निर्मिति सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर होती है, और उसका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो उसका भाषा का बाह्य पक्ष, जिसे हम व्याकरणिक संरचना या भाषागत संरचना के स्तर पर देख सकते हैं। न्यूमार्क द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप, जैसे मैंने कहा कि हम आज 3 प्रारूपों की चर्चा करेंगे, नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट। तो हमने नाइडा पर अभी चर्चा की, अब हम न्यूमार्क पर देखेंगे और न्यूमार्क किस तरीके से अनुवाद प्रक्रिया के चरणों की बात करते हैं और उनके यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं, हम उस संदर्भ में से समझेंगे। न्यूमार्क ने अनुवाद प्रक्रिया की 2 स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए मूल पाठ और अनुदित पाठ के सह संबंध को 2 स्तरों पर स्थापित करने का प्रयास किया है। मूल पाठ और अनुदित पाठ का अंतरक्रमिक अनुवाद अर्थात शब्द प्रति शब्द अनुवाद, और दूसरा है मूल पाठ का अर्थबोधन और अनुदित पाठ में उसका अभिव्यक्तिकरण। तो हम यहाँ देखते हैं कि न्यूमार्क का जो चिंतन है उसमें जो वे अनुवाद प्रक्रिया का जब वे जिक्र करते हैं तो मूलतः 2 ही चरणों की बात करते हैं, अर्थबोधन जिसे बोधन भी कहते हैं, और दूसरा अभिव्यक्तिकरण, यानी जिसे पुनर्गठन या अंतरण के संदर्भ में समझा जा सकता है। हम अगर नाइडा के अनुवाद प्रक्रिया को अगर मानक प्रक्रिया के रूप में देखें या उस स्तर पर अगर हम बात करें, तो न्यूमार्क केवल 2 ही चरणों की बात करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही संक्षेप में या ये समेटते हुए बहुत होलिस्टिक वे में इसे वो 2 ही चरणों में विभाजित करते हैं और उस तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं और अनुवाद प्रक्रिया का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि नाइडा का जो अनुवाद चिंतन है वे बाइबल के आधार पर निर्मित है, यानी बाइबल के अनुवाद को लेकर ही उनका एक पूरा चिंतन आकार पाता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो नाइडा ने अनुवाद को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह देखा, जिसके अंतर्गत वे भाषा की व्याकरणिक संरचना पर ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन जब हम न्यूमार्क के चिंतन की तरफ जाते हैं तो न्यूमार्क का चिंतन थोड़ा सा ज़्यादा व्यवहारिक या थोड़ा सा ज़्यादा गहन लगता है, जिसके अंतर्गत वे
जो बोधन की जो उनकी प्रक्रिया है, अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत जिस बोधन का जब वे जिक्र करते हैं तो उसके अंतर्गत वे पाठ अध्ययन, पाठ का विश्लेषण, और ये विश्लेषण भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्याकरणिक हर स्तर पर है। तो जब वे अर्थ बोधन की बात करते हैं तो उस अर्थ बोधन के अंतर्गत अनुवादिका या अनुवादक से ये अपेक्षा रहती है कि वे किसी पाठ को पढ़कर पहले उसका पूरा आस्वाद ले, उसे आत्मसात करे, उसे समझ ले कि वह पाठ कहना क्या चाहता है, किस मनोभूमि का पाठ है, अगर वह सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का पाठ है या साहित्यिक संदर्भ का पाठ है, तो लेखक के साथ, मूल रचनाकार के साथ अनुवादक या अनुवादिका का तादात्म्य स्थापित हो पाया है या नहीं। तो जो पहला स्टेज है वो उस आधार पर हम बोधन को समझते हैं, जो अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा व्याख्या की मांग करता है, जिसके अंतर्गत न्यूमार्क ने पाठ अध्ययन और पाठ का विश्लेषण, जिसमें उनके दोनों ही प्रारूप आते हैं, संकल्पनात्मक भी और भाषाई भी, जिसके अंदर वो सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण का भी जिक्र करते हैं और बोधन को व्यापक स्तर पर समझाने का प्रयास करते हैं कि पाठ का बोधन यानी अनुवादक या अनुवादिका की उस मनस्थिति का निर्माण जिसके बाद अनुवादिका या अनुवादक पाठ के अंतरण की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्तर पर वे बोधन को ज़्यादा व्यापक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं और उनके यहाँ चरणों में भी अगर देखें तो वे केवल 2 ही चरणों का जिक्र करते हैं, अर्थबोधन और अनुदित पाठ में फिर उसका अभिव्यक्तिकरण। अभिव्यक्तिकरण से संदर्भ अगर हम नायडा के ही सिद्धांत के अनुसार देखें तो नायडा जिसे अंतरण और पुनर्गठन कहते हैं, उसी आधार पर आप अभिव्यक्तिकरण को समझ सकते हैं। जब उसे इस तरीके से मूल पाठ से लाकर लक्ष्य पाठ में स्थापित किया जाता है और लक्ष्य पाठ में स्थापित करके उसे इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है या इस तरीके से उसे अभिव्यक्त किया जाता है कि वह न केवल अंतरण होता है, यानी केवल वो भाषाई व्यापार नहीं होता, अपितु वो पूरी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भी एक तरह से कहा जाए कि अंतरण या ऐसे उसका प्रतिस्थापन या एक तरह से पुनर्रचना अनुदित पाठ के अंतर्गत उसे देखा जाता है। तो अभिव्यक्तिकरण के अंतर्गत अंतरण और पुनर्गठन और पाठ को अंतिम स्वरूप देना, उस संदर्भ में न्यूमार्क इसका जिक्र करते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो हमारे जो चिंतक हैं, अनुवाद चिंतक, वे हैं बाथगेट। बाथगेट ने इसी अनुवाद प्रक्रिया को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार देते हुए उसे ज़्यादा समावेशी बनाने का प्रयास किया है और इसे 7 चरणों में गिनवाया है। हम देखते हैं कि नायडा ने 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात की, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। न्यूमार्क महत्वपूर्ण रूप से 2 ही चरणों की बात करते हैं, अर्थबोधन और अभिव्यक्तिकरण, जबकि बाथगेट ने इसके अंतर्गत पुनरीक्षण को भी शामिल किया है। हम इस संदर्भ में इसको देखेंगे कि पुनरीक्षण और पर्यालोचन भी ऐसे 2 नए चरण हैं जिस पर ना तो नायडा ने विशेष रूप से कोई चर्चा की है और ना ही न्यूमार्क ने। तो सबसे पहले समन्वयन। क्या है समन्वयन? समन्वयन ये सोपान विश्लेषण और बोधन से पहले की स्थिति है। बोधन जिसका जिक्र न्यूमार्क ने किया, विश्लेषण जिसका जिक्र नायडा करते हैं, जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा के पाठ को जांचते परखते हैं और उसके विषय, भाषा एवं शिल्प की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उसका विश्लेषण करने में उन्हें सुविधा रहे। इसी सोपान के अंतर्गत अनुवादक मूल लेखक से मानसिक स्तर पर तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि जो विश्लेषण की जो प्रक्रिया है अनुवाद की, वह मूलतः एक तरह से देखा जाए तो अनुवाद से पूर्व एक तरह से मानसिक अनुवाद के चरण के रूप में से देखा जा सकता है, जब अनुवादिका या अनुवादक अपने आप को इस तरह तैयार करते हैं कि जो मूल पाठ है वो उन्हें कितना समझ में आया और उसकी जो चुनौतियां हैं, ये कहाँ वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ उन्हें परेशानियां आ सकती हैं और किस तरीके से उन्हें अलग अलग अनुवाद की पद्धतियों या जिसे हम अनुवाद के प्रकार कहते हैं या जिसे हम अनुवाद की स्ट्रैटेजीज भी कह सकते हैं, किस तरीके से उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हुए उन्हें देखते हुए किस तरीके से वो उसके साथ किस तरह का वे व्यवहार करेंगे, कैसे उसका अनुवाद करेंगे। तो ये विश्लेषण जो है मानसिक रूप से अनुवाद का ही एक पहला चरण कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक मानसिक खाका तैयार हो जाता है और उसके बाद अंतरण के माध्यम से वो भाषागत स्वरूप लेता है और कहा जाए कि भौतिक रूप से वो एक अलग नए पाठ के रूप में अनुवादिका या अनुवादक के समक्ष आता है। तो हम देखते हैं कि इसी सोपान के अंतर्गत अनुवादक मूल लेखक से मानसिक स्तर पर तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
इस सोपान को मूल भाषा की रचना का पाठ पठन भी कहा जा सकता है। वस्तुतः यह अनुवाद कार्य में प्रवृत्त होने संबंधी अनुवादक की तैयारी ही है। जैसा मैंने नायडा के संदर्भ में कहा कि विश्लेषण के अंतर्गत ही पहला जो चरण है वो पठन का ही है, यानी किसी पाठ को पढ़ना और पढ़कर उसे इस कदर समझना कि वो पूरी तरह से आपको वैसा ही आनंद का अनुभव करवाए जैसा आपने मूल पाठ में किया। मतलब आपको इस बात का एहसास करवाए कि किस प्रकार का पाठ का आपने पुनर्निर्माण करना है। विश्लेषण, इसका जिक्र हमें बोधन प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूमार्क में और विश्लेषण के नाम से हम इसमें नायडा के चिंतन में देखते हैं। अनुवाद प्रक्रिया के इस सोपान के अंतर्गत अनुवादक को पाठक के रूप में स्रोत भाषा के मूल पाठ का अर्थ ग्रहण करना होता है, जिसके लिए उसे पाठ का विश्लेषण करना पड़ता है। यह विश्लेषण विषय वस्तु के स्तर पर तथा भाषा के स्तर पर किया जाता है। दरअसल पाठ एक ऐसी पूर्ण भाषिक इकाई है जिसमें कथ्य और अभिव्यक्ति संश्लिष्ट रहते हैं। आप इसको किसी भी पाठ को उसकी शिल्प या उसकी भाषा या उसका जो बाह्य जो उसका ढांचा है, उसकी जो बाह्य संरचना है, उससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जब कोई रचनाकार, और खासतौर पर अगर मैं क्योंकि यहाँ पर उसी तरह की एक तरह से मांग भी है कि जब कोई रचनाकार किसी पाठ का निर्माण कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी कहानी, कविता या उपन्यास का जब वे निर्माण कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही उनके दिमाग में उसका शिल्प, उसकी भाषा भी साथ साथ तय होती चलती है। तो अगर भाषा और कथ्य में अगर सामंजस्य दिखाई ना दे तो वो पाठ अपने आप में एक तरह से, मूल पाठ भी अपने आप में एक असफल पाठ की तरह हम उसे देखते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो कथ्य और उसका जो शिल्प है या उसका जो भाषा पक्ष है या उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो इस तरह अंतर्गुम्फित हो या एक दूसरे से इतना सामंजस्य हो कि वो एक मूल इकाई के रूप में दिखाई दे। लेकिन जब विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक उसको देखते हैं तब उन्हें उसे दो अलग अलग भागों में रख के देखना होता है और उस तरीके से उसे अपने अनुवाद की जो स्ट्रैटेजीज है उसे भी सुनिश्चित करना होता है। तीसरा जो चरण है जिसका जिक्र न्यूमार्क ने किया था, मैंने जैसे पहले ही कहा कि बाथगेट ने इसे अधिक विस्तार देने की कोशिश की है और जैसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा उसको प्रामाणिक बनाने का भी प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत वे 7 चरणों में उन्हीं महत्वपूर्ण 3 चरणों को अलग अलग स्तर पर विभाजित करके देखते हैं। तो बोधन यानी कि जिसमें हम अर्थ ग्रहण को ले सकते हैं, यानी विश्लेषण के अंतर्गत मैंने उसका जिक्र किया। बोधन के अंतर्गत जहाँ पर हम एक पाठ का अर्थ ग्रहण करते हैं एक अनुवादक या अनुवादिका होने के नाते, जब हम किसी पाठ को विश्लेषण के माध्यम से उसके पाठ का न केवल अर्थ ग्रहण करते हैं बल्कि उसे व्यापक रूप में समझते हैं और अपने अनुवाद की जो एक अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे प्लान करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसके साथ इसे कैसे डील किया जाएगा, इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा। अनुवादक का उद्देश्य इस सोपान के अंतर्गत मूल पाठ के अर्थबोधन यानी अर्थ ग्रहण का ही है। इसमें विश्लेषण करने से प्राप्त अर्थ के साथ साथ अनुवादक द्वारा मूल पाठ की व्याख्या का अंश भी सम्मिलित रहता है। यानी जब ये बहुत आंतरिक किस्म की प्रक्रिया है अनुवादिका या अनुवादक के लिए, जब वे न केवल पाठ का विश्लेषण कर रहे होते हैं अपितु अपनी क्षमताओं का भी विश्लेषण कर रहे होते हैं। जब वे देख रहे होते हैं कि एक अनुवादिका या अनुवादक होने के नाते किन किन स्तरों पर उनको समस्या आने वाली है, भाषिक संरचना के स्तर पर, सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के स्तर पर, या अगर हम ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में कहें तो जो संकल्पनाएं हैं, या अगर इतिहास के संदर्भ में कहें या दर्शन के संदर्भ में कहें तो जो संकल्पनाएं हैं वो संकल्पनाएं उनको कितनी स्पष्ट है और वो अनुवाद करते समय कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे अर्थ का अनर्थ कर देंगे या उनसे कोई चूक हो जाएगी। तो ये जो बोधन या विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पाठगत विश्लेषण के साथ साथ अनुवादिका या अनुवादक के अपने स्वयं का विश्लेषण भी है, जिसके अंतर्गत वे दोनों चीज़ों को साथ रख के अपनी क्षमता और शक्ति तथा पाठ की क्षमता और शक्ति दोनों का में सामंजस्य बिठाकर एक अगले चरण जैसे कि अंतरण के संदर्भ में देखते हैं हम नायडा के प्रारूप में, उस प्रारूप किया या उस चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला चरण है पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण। इस सोपान के अंतर्गत 2 प्रमुख उद्देश्य दिखाई देते हैं। प्रथम, मूल पाठ में निहित संदेश का अर्थ ग्रहण करने और उसे स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण अंशों पर ध्यान देना, और जो दूसरा चरण है जो इस संदर्भ में हम ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखते हैं, इन अंशों के अनुवाद पर्यायों के निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतना। हम जब अगले सत्र में चर्चा करेंगे तो हम इन पर्यायों के संदर्भ में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई शब्दकोश देखते हैं तो उस शब्दकोश में एक ही शब्द के हमें बहुत सारी अर्थ छवियाँ दिखाई देती हैं। अगर आपने कोई एक शब्द उसमें ढूंढा और उसके साथ आपको उसके 7-8 कई बार 10 पर्याय भी दिखाई देते हैं। अनुवादिका या अनुवादक को अपने पाठ की ज़रूरत के हिसाब से
पाठ के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के हिसाब से, उसके कालगत जो उसका जो समय है उसके हिसाब से और पाठ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सही पर्याय का चयन करना होता है, जिसे हम यहाँ पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण के संदर्भ में समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब हम ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद कर रहे होते हैं तो ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद के अंतर्गत भी अनुवादक को ये देखने की आवश्यकता होती है कि जिस विषय का वे अनुवाद कर रहे हैं उस विषय की पारिभाषिक शब्दावली का सही प्रयोग भी उन्हें मालूम होना चाहिए, सही पारिभाषिक शब्दावलियों का भी उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए और जिस विशेष के हिसाब से जो शब्द या मूल पाठ है उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, उसी विषय को ध्यान में रखते हुए ही आपको उस शब्द का पर्याय या उसका जो पारिभाषिक अभिव्यक्ति है उसे खोजना होता है। तो हम दोनों ही संदर्भों में, सामाजिक सांस्कृतिक किस्म के साहित्य में भी और ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में भी देखते हैं कि पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण है, जिसे हम अंतरण में के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो या अभिव्यक्तिकरण के संदर्भ में जब न्यूमार्क का जिक्र करते हैं उस संदर्भ में पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण को देख सकते हैं। बाथगेट ने इन्हें और चरणबद्ध करने की कोशिश की और अलग अलग करके उसे ज़्यादा अच्छे से व्याख्यायित करने की कोशिश की है। अगला चरण है पुनर्गठन यानी अंतरण के बाद की अगली प्रक्रिया, जिसके बाद अनुवादिका या अनुवादक भाषांतरण करने के बाद पाठ को एक बार फिर से तटस्थ दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, उसे एक तरह से एक कॉम्पैक्ट उसे बनाने का कोशिश करते हैं, उसे एक अपनी तरफ से संपूर्ण पाठ या एक लक्ष्य पाठक के लिए तैयार एक मूल पाठ की तरह उसके निर्माण का जो चरण है उसे हम पुनर्गठन के संदर्भ में समझते हैं। स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करने के लिए उसका पुनर्गठन किया जाता है। यह पुनर्गठन लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और लक्ष्य भाषा पाठक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मैंने जैसा कहा कि जो अनुवादक की जो तीसरी भूमिका हो जाती है, जिसे हम रचयिता की भूमिका कहते हैं या मूल रचनाकार की भूमिका कहते हैं, वहाँ उससे अपेक्षाएं अलग किस्म की हो जाती हैं, जहाँ उन्हें अनुवाद करते समय ये भी ध्यान रखना है कि वो किसके लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बेंजामिन का मानना है कि अनुवाद उनके लिए किया जाता है जिन्हें स्रोत भाषा नहीं आती। हम लक्ष्य भाषा भाषी समाज के लिए अनुवाद करें तो लक्ष्य भाषा भाषी समाज की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे इस तरीके से अभिव्यक्त किया जाए कि वह अनुवाद होने के साथ वो कम्युनिकेबल भी हो, उतना ही संप्रेषणीय, उतना ही खूबसूरत भी हो। इसीलिए पुनर्गठन पुनर्विन्यास लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति के स्तर पर किया जाता है। अगला चरण पुनरीक्षण, जिसके जिक्र ना नायरा ने किया है ना न्यूमार्क ने किया है। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत भी इसे एक तरह से बाह्य चरण माना जाता है, लेकिन बाथगेट ने इसे अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही इसका जिक्र किया है, जिसके अंतर्गत अनुवाद के 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजर जाने के बाद पाठ को कोई दूसरे अनुवादक या कोई दूसरे व्यक्ति एक बार फिर से देखते हैं, जिसे हम तटस्थ दृष्टा कहते हैं, जिसे बिल्कुल ही न्यूट्रली और अनबायस्ड रूप में देखा जाता है। उस तरीके से देखा जाता है कि पाठ की भाषिक संरचना के आधार पर, कथ्य की संरचना के आधार पर, संकल्पना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर क्या कहीं कुछ ऐसी चूक या कोई ऐसी भूल तो नहीं हो गई है जिससे अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हो जाए, या कि ये कहा जाए कि पाठ पूरी तरह से संप्रेषित ना हो पाए, या संकल्पनाएं जिनके अनुवाद के लिए ये पूरी प्रक्रिया या पूरी क्रिया की गई है वह संकल्पना क्या कम्युनिकेट हो पा रही है या पूरी तरीके से उसका अनुवाद हो पाया है, वह संप्रेषणीय है या नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पुनरीक्षण का जो स्तर है या पुनरीक्षण का जो सोपान है, जिसे ना नायडा ने जिसका जिक्र किया है ना ही न्यूमार्क ने, लेकिन बाथगेट इसे अपने अनुवाद प्रक्रिया के अंतर का चरण मानते हैं, जिस पर हम विस्तार से जब बात करेंगे तो आगे आने वाले सत्रों में इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। और है अंतिम चरण, जिसे हम पर्यालोचन कहते हैं। बाथगेट ने जिसे पर्यालोचन कहा है, जो मूलतः एक तरह से अनुवाद विमर्श का संदर्भ में से देखा जा सकता है। आप इसे मूल्यांकन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, जिसे पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा जो अनुवाद प्रक्रिया के ही एक तरह से कहा जाए कि अनुवादक के बाद के जो 3 महत्वपूर्ण चरण हैं, पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, उसके अंतर्गत ही आप पर्यालोचन के संदर्भ में से समझ सकते हैं। पर्यालोचन के सोपान पर विषयगत प्रामाणिकता को परखा जाता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी विषयगत अवधारणाओं, संकल्पनाओं को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने चर्चा की कि जो ज्ञानात्मक साहित्य के जो विभिन्न विषय हैं उनमें न केवल अनुवाद कर देना बल्कि उनकी संकल्पना के प्रति भी तटस्थ होना और तथ्यगत रूप से उसे स्थापित करना भी अनुवादक की, अनुवादिका की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि दर्शन, भाषा विज्ञान, कानून, प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान आदि ऐसे विषय हैं जिनमें विषयगत स्पष्टता सफल अनुवाद के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर अनुवादिका या अनुवादक, या कहा जाए कि एक उनसे बाहर के किसी व्यक्ति से उस पाठ का मूल्यांकन करवाया जाना या उसे फिर से देखना और देखकर उस पर
उसे ऐसी जगह उसे रेखांकित करना है कि जहाँ जहाँ अनुवाद के स्तर पर कोई समस्या अगर छूट गई है तो उन समस्याओं का निवारण करना है, या उस पर उसको एक तरह से उस पर विमर्श करना या उस पर से केवल बातचीत करना, उसका मूल्यांकन करना इस चरण के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा कि बाथगेट ने अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण चरणों की बात की, जबकि न्यूमार्क उसी प्रक्रिया को 2 चरणों में समेटते हैं और नाइडा ने इन्हें 5 चरणों में विभाजित किया है। नाइडा ने जैसे कि 2 महत्वपूर्ण चरणों के अंतर्गत नाइडा विश्लेषण नामक सोपान पर भाषा के 2 महत्वपूर्ण पक्षों शब्दार्थ और व्याकरण के गहन विश्लेषण पर अत्यधिक बल देते हैं। शब्दार्थ के अंतर्गत वे वाच्यार्थ और लक्ष्य व्यंग्यार्थ के वर्णनात्मक विश्लेषण पर जोर देते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि नाइडा को जो मूल चिंतन है वो व्याकरणिक या भाषागत स्तर पर अधिक है, इसलिए उनके पूरे चिंतन में भाषा एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में है और उसके विभिन्न पक्षों पर वे जब विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत जब जिक्र करते हैं तो उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करते हैं। जबकि न्यूमार्क के यहाँ बोधन नामक जो प्रक्रिया है उसके अंदर अर्थ ग्रहण के अंतर्गत न केवल भाषिक संरचना बल्कि अर्थ और जिसे हम संकल्पना कहते हैं पाठ की, जिसे हम कथ्य पक्ष कहते हैं, उसकी भी विश्लेषण का जिक्र वे करते हैं। और वहीं बाथगेट इन्हें इसे और व्यापक आधार देते हुए, ऐसे और व्यापक स्वरूप देते हुए इसके अंतर्गत पुनरीक्षण जैसे चरण को और पर्यालोचन जैसे चरण को भी शामिल कर लेते हैं, जो एक तरह से पुनरीक्षण और मूल्यांकन के संदर्भ में है और जो अनुवादक या अनुवादिका जो मूल रूप से जो पाठ का जो अंतरण करते हैं, भाषांतरण करते हैं, उसके दायरे से बाहर का काम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अपने अपने पाठ की ज़रूरत के हिसाब से या अपनी सैद्धांतिकी के हिसाब से या अपने सामने अनुवाद के दौरान आई समस्याओं के हिसाब से अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत अलग अलग तरीके से चरणों को गिनवाया है। लेकिन अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण चरण है उसके अंतर्गत हम पाठ अध्ययन, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन को देखते हैं। तो इस तरीके से ये जो 4 या कहा जाए कि इसको 5वां भी अगर जोड़ ले, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पाठ का समायोजन, तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये 5 ये महत्वपूर्ण चरण है, या अगर हम नाइडा को ही अगर हम केंद्रित करें तो जो 3 महत्वपूर्ण चरण हैं ये मूलतः अनुवाद की प्रक्रिया को समझाने के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से अनुवाद प्रक्रिया को समझाते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आज हमने अनुवाद प्रक्रिया के इस सत्र में अनुवाद प्रक्रिया के 3 प्रारूपों पर चर्चा की, नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट। अगले 2 सत्रों में हम अनुवाद प्रक्रिया पर और आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।